हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का एचआर स्टडी लैब पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज अपना संबंध एवं फलन टॉपिक का लेक्चर 13 है, ठीक है। तो लेक्चर 12 में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखो, संबंध एवं फलन टॉपिक का जो अपना प्रश्नावली 1.2 है उसके अंदर हमने क्या किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लगभग कॉमन से थे। जो एग्जाम्पल अपना 11 है उसकी तरह थे। तो हमने थर्ड क्वेश्चन है वो सेम टू सेम उदाहरण 11 की तरह था, ठीक है। तो फोर्थ और 5 जो हमारे दो क्वेश्चन बचे थे, ठीक है, उसमें से मैं क्या करता हूँ, दोनों ही सेम है लगभग। इसमें पूर्णांक दिए, इसमें प्राकृत संख्या दी गई है, इसमें पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों का सॉल्यूशन लगभग सेम ही है, दोनों का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हम क्या करते हैं, एक जो फोर्थ क्वेश्चन है अपना जो प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड है उसको सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्यूब वाला भी हो जाएगा आपका, स्क्वायर वाला पहले ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है भाई। चलो देखो, जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका क्या दिया है हमारे पास, एफ एक्स हमें दिया है एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया है मेरे भाई, एफ एक्स दिया है आपको एक्स की पावर क्यूब। और जहाँ फलन किस प्रकार है हमारा, वो है नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में हमारे नेचुरल नंबर दिए गए, ठीक है, फलन दिया गया। आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमारी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। इसमें कोई भी जीरो का झंझट नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव का झंझट है। सीधा सीधा पूर्णांक हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक ही की जो फलन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक ही फलन, ध्यान से समझना। हमने बोल दिया कि माना एफ एक्स 1 बराबर है एफ एक्स 2 के, एफ एक्स 2 के, क्लियर है। अब एफ एक्स 1 क्या है, एफ एक्स 1 आप बोल सकते हो कि एक्स 1 का क्यूब, एक्स 1 का क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स 2 का क्यूब, क्योंकि एक्स 1 है तो एक्स है तो एक्स क्यूब है, एक्स 1 है तो एक्स क्यूब का, एक्स 1 का क्यूब है, एक्स 2 है तो एक्स 2 का क्यूब है, इतना बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो क्या हुआ, एक्स 1 और एक्स 2 बराबर आ गए, एक्स 1 और एक्स 2 हमारे क्या हुआ, बराबर आ गए, बराबर आ गए। तो हम बोल सकते हैं अतः फलन एक ही की है, अतः फलन क्या है, एक ही की है, अतः फलन एक ही की है, देखो, ठीक है। चलो भाई, अब किसकी बात करेंगे, अब चेक करेंगे हम अच्छा तक की चेक करते हैं, देखो। और ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में बहुत अच्छे हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो इसको भी बता देता हूँ आपको कैसे हुआ है ये कहीं की। देखो ध्यान से समझना, ये मैंने कोई प्राकृत संख्याओं का एक सेट लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। देखना ध्यान से समझना, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये दोनों में फलन क्या हमारा परिभाषित है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर बोला कि 1 रखने पर मुझे क्यूब प्राप्त होता है, मतलब कि x का मान यदि मैं 1 लेता हूँ, यदि मैंने x का मान मुझे 1 लिया तो मुझे एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ एक्स आप बोलोगे 1 का क्यूब मिलेगा, 1 का क्यूब क्या होगा 1 मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि मैंने x का मान 2 लिया, x का मान यदि मैंने 2 लिया तो मुझे एफ एक्स क्या मिलेगा, आप बोलोगे 2 का क्यूब मिलेगा, 2 का क्यूब हमारा क्या होता है 8। इसी प्रकार मैंने यदि x का मान 3 लिया तो मुझे क्या होगा 3 का क्यूब मिलेगा, 3 का क्यूब क्या होता है हमारा 27। तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्रांत के अवयव हमने 1 2 3 लिए तो सबके लिए हाँ सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। यदि अद्वितीय प्रतिबिंब हमें सह प्रांत में प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है मेरे भाई, एक ही की है, ठीक है। तो हमने बोला कि 1 के लिए 1, 2 के लिए 8 आगे चल के, इसी प्रकार 3 के लिए आगे चल के 27 भी आएगा, तो हम बोल सकते हैं एक ही की है। अब आप गौर कीजिएगा कि देखो, जब हमने 1 2 3 4 इनका क्यूब भी प्राप्त होगा तो आप गौर कीजिएगा 2 3 4 5 6 8 हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 भी, हाँ 9 नहीं आएगा, 9 किसी का क्यूब होता ही नहीं है, 9 क्या स्क्वायर होता है सिर्फ 3 का। उसके बाद ये सारी संख्या है जो क्यूब है ना सह प्रांत के अंदर, जैसे कि 1 है तो 1 1 का क्यूब है, 8 है 8 2 का क्यूब है, इसी प्रकार 27 है वो 3 का क्यूब है। तो वो सारी की सारी चीज़ें तो हमारी आ जाएंगी, उनकी तो हमें पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएंगे, वो तो कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा 2 3 4 5 6 ये तो छूटी जाएंगे, ये तो छूटी जाएंगे, इनका तो कोई पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं।
इनका तो कोई पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो यदि सह प्रांत के यदि कोई अवयव हमारे छूट जाते हैं कि सभी अवयवों की यदि हमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलते हैं तो हम बोल देते हैं कि वो अच्छा तक नहीं है, नहीं है। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या होगा मेरे भाई, एक ही की होगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छा तक नहीं होगा, अच्छा तक नहीं होगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे, अच्छा तक। तो अच्छा तक के लिए वही सेम तरीका लिखेंगे अपन जो करने का हमारा होता है। हम मान लेते हैं माना एफ एक्स, माना बाय बराबर है एफ एक्स, माना बाय बराबर एफ एक्स। क्लियर है? अब ठीक, अब बाय बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स की पावर क्यू। जब मैं यहां से एक्स बराबर निकालूंगा तो क्या निकलेगा, एक्स बराबर आप बोलोगे वाई की पावर 1/3। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, वाई की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब मैंने बाय का मान यहां से कोई उठूंगा, मैंने बोला 2 है, जब मैंने बाय का मान 2 लिया तो मुझे 2 की पावर क्या मिलेगी, 1/3 मिलेगी, 1/3। क्या मुझे बताइए 2 की पावर 1/3 कहीं इधर मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। इसी प्रकार 3 है, अब 8 में लेता हूं, 8 की पावर 1/3 मुझे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, देखो 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसके 8 को लिख सकते हैं, और 1/3 ये इससे कैंसिल आउट हो, तो बचा क्या 2, तो 2 तो हमें मिल ही जाएगा, 2 तो हमें मिल ही जाएगा। समझ में सभी को बात? इसलिए हम कह सकते हैं भाई ये अच्छा तक नहीं है, अच्छा तक नहीं है। तो आपको एक लाइन लिखना है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए या संख्या के लिए बोल सकते हो, प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है। और आप चाहो तो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने बोल दिया बाय बराबर 2। ठीक है, तब एफ एक्स मुझे क्या मिलेगा, तब एफ एक्स क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एफ एक्स हो जाएगा हमारा, सॉरी, तब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यदि मैंने बाय का मान मैंने क्या किया 2 माना, तो एक्स बराबर मेरे भाई हो जाएगा 2 की पावर 1/3, जो कि हमारा क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि हमारी प्राकृतिक संख्याओं में से नहीं आता है। क्लियर है, समझ में सभी को बात? ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। ये जो सेम क्वेश्चन है, जो 5वां क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है, इंटीजर लिए गए हैं, पूर्णांक लिए गए हैं, तो दोनों के लिए लगभग सेम ही है। बस यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है ना तो प्रॉब्लम आ जाती है प्लस माइनस की, लेकिन क्यूब होने पर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, प्लस माइनस का कोई झंझट ज़्यादा रहता नहीं है। ठीक है, इसलिए सेम ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, बस इसी की तरह। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है, अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए एफ एक्स हमारा दिया है, जो मैट्रिक्स के अंदर ये, या फिर आप बड़े स्क्वायर के अंदर एक्स बोल सकते हैं, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है, जो इस प्रकार एक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन है। जो फलन हमारे पास किस प्रकार का, रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में दिया गया। तो ये ना तो एक ही किया, ना ही अच्छा था कि ये हमें सिद्ध करना है। और जहां बोला है कि इसका मतलब क्या होता है, एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक फलन। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, देखो महत्तम पूर्णांक फलन, पूर्णांक फलन समझो। सबसे पहले ये आपने देखा होगा क्लास 11th में, आपने इसको सीखा होगा। ठीक है, 11th क्लास में ये ऑलरेडी था, जो चिन्ह फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ये सभी के सभी आपके क्या है, क्लास 11th के ही है। कोई नई चीज़ नहीं है कि आप समझो कि ये चीज़ अब नई आ गई हो, नहीं भाई, ये पहले से ही ऑलरेडी थी। देखो ध्यान से, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ये होता है, जैसे कि कोई भी नंबर लिया, यहाँ क्लियर बोला है, देखो यहाँ पे क्लियर बोला है, देखना ध्यान से समझना कि यहाँ पे बोला है कि x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक लेना है हमें, x से ज़्यादा नहीं लेना है, x से कम या उसके बराबर। देखो कैसे, अब मैंने लिया, हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, आप सभी जानते हैं संख्या रेखा होती है, संख्या होती है। जैसे मैंने बोला x का मान हमारे पास क्या है, 1/2 है, 1/2 है। ठीक है,
तो एफ एक्स मुझे क्या मिलेगा, तो एफ एक्स आपको क्या मिलेगा, इस यदि मैं इसको ऐसे रखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, पूर्णांक लेना है, 1/2 है तो उससे छोटा लेना है, उससे बड़ा नहीं लेना है, या तो उसके बराबर या फिर छोटा। समझ में सभी को बात। यदि मैंने बोल दिया कि मैं x की जगह पर क्या लेता हूं मेरे भाई, 1/1.8 ले लिया, 1.8 ले लिया, तो ये किसके नज़दीक है, तो आप समझोगे 2 के नज़दीक है, पूर्णांक इसके बाद तो 2 ही आता है, लेकिन 2 नहीं लेना है, उससे छोटा लेना, बड़ा तो लेना ही नहीं है, बड़ा तो लेना ही नहीं है, उससे छोटा ही लेना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसके लिए भी 1 हो जाएगा, इसके लिए भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मान के चलो मैंने ले लिया 1.9 के लिए भी 1 होगा, 1.999 तक 1 होगा। जब तक 2 नहीं आ जाता ना तब तक उसके लिए होगा नहीं। अब यहाँ पर 2 आ गया तो 2 के लिए तो हम 2 लेंगे, 2 के लिए 2 लेंगे। यदि मान के चलो यहाँ पर 2.1 आ गया, 2.1 आ गया तो हम 2 लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, यदि 1 आ गया तो 1 से लेके 1.999 तक हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। उसके बाद यदि 2 आ जाता है तो 2 से लेके 2.99 तक हम 2 लेंगे। समझ में सभी को बात। अब मैं आपके सामने कुछ देता हूं, आप मुझे बताना कि उनके लिए क्या आएगा। देखो गौर कीजिएगा, देखो मैंने बोला कि हमारा क्या है 0.3 लिया मैंने, माइनस का मैंने लिया, माइनस का कितना लूँ 1.2 ले लिया। इसी प्रकार मैंने लिया पॉजिटिव ले लेता हूँ, माइनस का 2.3 ले लिया और 3.4 ले लिया, 6.8 ले लिया। अब इनके लिए क्या आएगा, इनके लिए क्या आएगा ये समझिए सबसे पहले, ठीक है। चलो देखना ध्यान से। अब 0.3 है, 0.3 से पहले कौन आता है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, मैं आपको नंबर लाइन पे दर्शा के भी बता देता हूँ कि कैसे चलता है ये सिस्टम। देखो ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है हमारे पास, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। अब मैं मान के चलो यहाँ पे क्या हमारा 0 है, यहाँ पे 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3, इधर जाएंगे तो ये हमारा माइनस का 1 है, ये हमारा माइनस का 2 है, इधर जाएंगे तो माइनस का 3, और ये हमारा चलता जाएगा, ये हमारा आगे भी चलता जाएगा। समझ में सभी को बात। अब मैंने बोला कि इससे पहले वाला लेना है कि कम लेना है, जैसे कि 0.3 है, 0.3 हमारा क्या आएगा, 0 के बाद कहीं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो उससे पहले क्या आएगा हमारा 0 आएगा, तो इसके लिए क्या मान हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब 1.2 देखिए, माइनस का प्लस का 1.2 है तो 1.2 क्या आएगा, कहीं यहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में ही तो आएगा ना, 1.2 तो 1 और 2 के बीच में आएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के लिए बड़ी ध्यान रखनी चीज़। अब माइनस का कुछ बच्चे बोलेंगे माइनस का 1.2 है तो इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, नहीं इसके लिए 1 नहीं होगा। क्यों, आप ध्यान गौर कीजिएगा कि माइनस का 1.2 है तो माइनस की साइड जाते हैं तो हम ऐसे बढ़ते हैं, और पॉजिटिव साइड जाते हैं तो हम कुछ इस प्रकार बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते। अब माइनस के 1.2 है तो माइनस के 1.2 कहीं इधर आएगा, यहाँ से तो ये चलेगा 0 पॉइंट चलेगा यहाँ तक, तो 0 पॉइंट के माइनस में चलेगा, माइनस के 0 पॉइंट इतना, माइनस के 0 पॉइंट इतना, उसके बाद माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस के 1 के बाद माइनस के 1.1, माइनस के 1.2, माइनस के 1.3, इसी प्रकार आगे जाएगा, और उसके बाद क्या जाएगा माइनस के 2, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से इससे पहले क्या आएगा माइनस के 2, तो माइनस के 1.1 के लिए माइनस के 2 आएगा भाई, माइनस के 1.2 के लिए माइनस का 2 आएगा। उसी प्रकार माइनस के 2.3 है, माइनस के 2.3 के लिए माइनस का 3 आएगा, ना कि 2 आएगा। ये गौर करना है, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद ही आएगा, इधर आएगा कहीं, माइनस के 2.3 कहीं इधर ही आएगा, यहाँ होगा, तो यहाँ होगा, तो उससे पहले क्या है, उससे पहले देखना है हमें, हर किसी में ऐसे देखना है, ठीक है, उससे पहले देखना है कि उससे पहले क्या आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार और एक चीज़ कीजिए, देखो माइनस के 1 और माइनस के 2 में क्या बड़ा होगा, माइनस के 1 और माइनस के 2 में क्या होगा बड़ा, तो आप बोलोगे माइनस का 1 बड़ा होगा, माइनस के 2 तो छोड़ा ही है, होगा कि नहीं होगा। इधर क्या चलता है, अपन कर्जे में चलते हैं। अब किसी पे 1 लाख रुपये कर्जा है और किसी पे 2 लाख रुपये कर्जा है, तो सबसे ज़्यादा कर्जे में कौन डूबा है, 2 लाख रुपये वाला, मतलब कि माइनस की 2 और छोटी संख्या है, और इधर देखा जाता पॉजिटिव में तो 2 बड़ी संख्या है 1 से, लेकिन माइनस के 1 से माइनस के 2 छोटी संख्या। इतनी बात सभी को समझ में आई, क्लियर, ठीक है। अब सभी को समझ में आई गया होगा, ठीक। चलो
इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझना था। अब यहाँ पर आइएगा, देखो गौर कीजिएगा, वास्तविक संख्याओं को सेट दिया गया। वास्तविक संख्या हम लिख लेते हैं कोई भी, चलो मैं माइनस लिख लेता हूँ, पॉइंट का जनरेट खत्म करता हूँ, 0 1 2 3 4 ऐसे मैंने ले लिया। देखो ये भी प्राकृत संख्या है और ये भी हमारी क्या है, सॉरी वास्तविक संख्या है। यहाँ बोला है कि त्वरा पद्धत, अब मैं माइनस के 2 लेता हूँ, माइनस के 2 लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के 2 लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के 2 लूँगा तो मुझे माइनस का 2 ही मिलेगा, माइनस के 2 के लिए मुझे माइनस का 2 ही मिलेगा। उसी प्रकार 0 के लिए मुझे 0 मिलेगा, 1 के लिए मुझे 1 मिलेगा, 2 के लिए मुझे 2 मिलेगा, 3 के लिए मुझे 3 मिलेगा। लेके अब यहाँ पे मान के चलो क्या होता, देखो यहाँ पे क्या होता, मान के चलो ये 1.1 है, 1.1, क्यों वास्तविक संख्या तो पॉइंट में भी आती है। यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 1.4, इसके बाद 2 है, 3 है, ऐसे होता, ठीक है। तो आप ध्यान से देना कि जो माइनस के 0 के लिए 0 है, यहाँ 1 होता तो 1 के लिए क्या होता, 1 हो जाता, और 1.1 के लिए भी 1 हो जाता, 1.2 के लिए भी 1 हो जाता, 1.4 के लिए भी 1 हो जाता, इसी प्रकार ये चलता जाता। तो 2.1 के लिए भी 2, 2.3 के लिए भी 2। तो आप गौर कीजिएगा कि जो हमारा जो प्रांत का अवयव है उसके क्या है, अलग बहुत सारे अवयवों का एक एक प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है, सेम प्रतिबिंब है। तो ये क्या हो जाएगा, बहु एक ही हो जाएगा, बहु एक ही हो जाएगा, मतलब कि बहुत से लोग जाके एक से मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एक माँ है, बहुत सारे बच्चों की एक माँ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक ही नहीं होगा, एक ही नहीं होगा, ये क्या होगा, बहु एक ही हो जाएगा, ठीक है, एक ही नहीं होगा। अब उसके बाद देखना ये अच्छा तक होगा कि नहीं होगा। अच्छा तक किस लिए नहीं होगा, देखो सभी के लिए पूर्णांक ही मिल रहे हैं, मतलब पूर्णांक ही मान होगा। अब जो इसके अंदर जो बटे में आएंगे 2/3, 1.4, 1.6, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये तो छूट ही जाएंगे सारे के सारे, ये छूट जाएंगे, इसलिए क्या होगा, ये अच्छा तक भी नहीं होगा, ये अच्छा तक भी नहीं होगा। अब मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो ये चीज़ अपन साइड में रखते हैं। अब सबसे पहले एक ही ले लेते हैं, देखो एक ही फलन, बस इतना ही समझना था आप सभी को। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो भी बड़ी है, ठीक है। मुझे लगता है सभी को आना ही चाहिए था, इतना मैंने आपको बताया। देखो एक ही के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं फलन एपेक्स एक ही नहीं है, फलन एपेक्स एक ही नहीं है, और एक दो एग्जाम्पल दे देंगे। देखो फलन एपेक्स एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। अब यहाँ पर उदाहरण दे देना, उदाहरण किस प्रकार देंगे, देखो ध्यान से समझना। x बराबर मैंने लिया, x बराबर मैंने लिया 2.1 ले लिया, तब मुझे fx क्या मिलेगा, fx मुझे मिल जाएगा, fx क्या मिलेगा मुझे, इसके अंदर क्या आ जाएगा 2.1। जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2.1 के लिए 2 मिलेगा। उसी प्रकार तथा मैंने क्या किया, x बराबर मैंने माना x बराबर 2.2 लिया, तब मुझे क्या मिलेगा, fx क्या मिलेगा, तब fx1 बोल सकते हैं, इसको fx2 बोल सकते हैं, या fx1 और ये fx2। fx2 क्या मिलेगा मुझे 2.2 के लिए, तो 2.2 के लिए भी 2 मिलेगा, 2.2 के लिए भी 2 मिलेगा। तो आप गौर कीजिएगा fx1 और fx2 तो बराबर हैं, लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं है। समझ में सभी को बात, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं चूंकि यहाँ fx1 बराबर है fx2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के। इतना आपको इसके अंदर करना था। समझ में सभी को बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। चल अब चेक कीजिएगा अच्छा तक। तो अच्छा तक के लिए हमने चेक कर लिया है कि सभी जो जितने भी पूर्णांक हैं उन्हीं का हमें पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। इसके अलावा जो सारी की जो हमारी संख्या बची जाती हैं उनका किसी का भी हमें क्या मिलेगा,
सह प्रांत वो प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो आप एक काम करना, बस एक लैंग्वेज में लिख देना कि सह प्रांत के केवल पूर्णांक मानों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्णांकों के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक लाइन लिख दे अपन, एक लाइन में अपन इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। कैसे हम लिखेंगे अच्छा तक के लिए, अच्छा तक फलन के लिए हम लिखेंगे कि सह प्रांत के केवल सह प्रांत के केवल पूर्णांक संख्या, सह प्रांत के केवल पूर्णांक संख्याओं का पूर्णांक संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। विद्यमान है, पूर्णांकों के अलावा किसी वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्णांकों के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं। समझ में सभी को बात? तो यहाँ क्या हो जाएगा, जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि जो पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं, जीरो भी होता है पूर्णांक हमारा, और जो हमारी पॉइंट वाली संख्या होती हैं, जो दशमलव में होती हैं या भिन्न वाली संख्या होती है, वो पूर्णांक नहीं होती हैं। तो उन सभी के लिए कोई भी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 2.1 से लेकर 2.99 तक तो हमारा 2 ही प्राप्त होगा। उसके बाद 3 आ जाएगा, 3 के लिए 3 मिल जाएगा, 3.1 से लेकर आगे चलेंगे तो उसके लिए 3 प्राप्त होगा, उसके बाद 4 आ जाएगा। ये सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। उसके अलावा जो बचेंगे पॉइंट में 2.1, 2.3, इस साइड भी तो होंगे 2.1, 2.3, इधर थोड़ी है, दोनों साइड रियल नंबर है, तो दोनों साइड होते हैं, तो इस साइड के सारे छूट जाएंगे, इसलिए क्या होगा, ये अच्छा तक नहीं होगा। समझ में सभी को बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो इसमें हमें सिद्ध करना है कि एपेक्स जो मॉड के अंदर दिया है प्रदत्त फलन मापांक फलन, इसको क्या बोलते हैं, मापांक फलन। वो क्या था, महत्वपूर्णांक फलन, ये मापांक फलन है। तो मापांक फलन के बारे में आप सभी को पता होगा कि मापांक फलन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। मापांक फलन क्या है मेरे भाई, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो फलन हमारा आर से आर में परिवर्तित है, ना तो एक ही है ना ही अच्छादक है, तो इसको मान लाइए, देखो उसको छोड़िए, अब यहाँ पर समझिए। पहले मॉड के बारे में आप सभी जानते हैं कि मॉड क्या करता है, मॉड के अंदर संख्या प्लस में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। जब हम किसी संख्या को मॉड से बाहर निकालते हैं तो हमें से क्या प्राप्त होती है, मुझे पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। क्लियर? अब मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने मॉड के अंदर लिखा 2 लिखा तो मुझे 2 मिलेगा, मॉड के अंदर यानी मैं माइनस के 2 लिखा तो भी मुझे 2 मिलेगा, पॉजिटिव का 2 मिलेगा। तो मॉड के अंदर तो प्लस माइनस में संख्या हो सकती है। जब मैं मॉड से कोई भी संख्या को बाहर निकालता हूं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, मुझे पॉजिटिव नंबर प्राप्त होता है, हमेशा क्या होता है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है? अब यहां समझना, यहां पे क्या रियल नंबर से रियल नंबर में हमें दिया गया, तो मैं कोई भी रियल नंबर ले लेता हूं, कोई भी रियल नंबर का एक सेट ले लेता हूं। देखना, चलो देखो इसके अंदर मैंने रियल नंबर लिए, जैसे कि मैं माइनस में ले लेता हूं, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 2.2, 3, 4.1, कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने रैंडमली कोई भी ले लिया, ये भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर। चलो देखो
यहाँ पर समझना आप बात को। देखो यदि मैंने लिया जीरो लिया, यदि मैंने x का मान किया मेरे भाई जीरो लिया, जीरो लिया तो मुझे यदि मैं इसके मॉड के अंदर जीरो रखूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। मतलब जीरो का कनेक्शन तो जीरो के साथ हो जाएगा, जीरो का कनेक्शन तो जीरो के साथ हो जाएगा। अब मैंने लिया एक प्लस का वन लिया, प्लस का वन लिया, इसको मैंने मॉड के अंदर रखा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, वन प्राप्त होगा, वन प्राप्त होगा। ये भी ठीक है भाई, प्लस का वन प्राप्त होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मॉड के अंदर मैंने माइनस के वन लिया, माइनस के वन भी आता हमारा वास्तविक संख्याओं में, तो माइनस के वन लिया तो उस कंडीशन में मुझे क्या प्राप्त हुआ, वन प्राप्त हुआ, वन प्राप्त हुआ, वन प्राप्त हुआ। आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ से क्या हुआ, माइनस के वन और प्लस के वन दोनों के लिए मुझे क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, पॉजिटिव का वन मिल रहा है। तो ये एक ही कैसे हुआ, एक ही की कंडीशन हमारी क्या होती है कि प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब कि ऐसे माइनस के वन है उसका यहाँ पे मुझे कुछ अलग प्रतिबिंब मिलना चाहिए था, और प्लस के वन का भी मुझे अलग प्रतिबिंब मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो, दोनों का मुझे एक ही प्रतिबिंब मिल गया। इसी प्रकार टू का भी मुझे टू मिलेगा, माइनस के टू का भी मुझे टू मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, एक ही की नहीं हुआ, एक ही की नहीं हुआ। अब अच्छादक के लिए समझना, अच्छादक के लिए क्या समझेंगे। अब मुझे गौर की मेरे भाई, जो माइनस की संख्या है, क्या मुझे ये बताइए कभी भी मॉड के अंदर से मुझे कभी भी माइनस की संख्या मिल जाएंगे क्या? क्या मैं माइनस की थ्री, माइनस के टू, माइनस के वन, क्या मैं इधर से कनेक्ट कर पाऊंगा? कभी नहीं कर पाऊंगा। मॉड का मतलब ये है कि धनात्मक करना, पॉजिटिव करना। ठीक है, तो कोई भी है 2.2 है, 2.2 है तो मुझे क्या मिलेगा, 2.2 मिल जाएगा। लेकिन यदि माइनस के 2.2 होता तो भी मुझे पॉजिटिव के 2.2 मिलता। मिलता कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। तो क्या हुआ, माइनस की भी संख्या ले लूंगा मैं, पॉजिटिव भी ले लूंगा, तो मिलेगा मुझे हमेशा पॉजिटिव ही, मिलेगा हमेशा मुझे पॉजिटिव ही। तो इधर की जो नेगेटिव वाली संख्या है वो सारी की सारी हमारी छूट जाएंगी, वो सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। इसलिए क्या होगा, अच्छादक नहीं होगा। समझ में है सभी को बात? चलो अब आ जाइए इसके सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हुआ हमारा क्या हो, रफ कार्य। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एक की। तो यहां पे आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है, देखो काम तो हमारा वही हो गया, समझना बस। ये तो मैं आपको बस लैंग्वेज किस तरह आपको एग्जाम हॉल में लिख के आनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। समझ में सभी को बात? क्योंकि हमें लिखना वही है, जितना अच्छा लगोगे आप नंबर उतने अच्छे मिलेंगे। तो हमने बोला कि माना fx1 बराबर fx2, fx2 आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाए, मॉड के अंदर x1 होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा मॉड के अंदर। अब दोनों साइड मॉड है तो मॉड तो हट जाएगा, दोनों साइड मॉड है तो हम दोनों साइड से मॉड को हटा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर x1 और x2 प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इनसे वैसे बाहर नहीं निकाल रहा। यहाँ तो मैं मॉड से मॉड हटा रहा हूँ, यहाँ तो मैं मॉड से मॉड हटा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मॉड से मॉड हटा रहा हूँ, समझ में सभी बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस में भी हो सकती है और ये भी प्लस माइनस में हो सकती है। x2 हो सकती है कि नहीं हो सकती? मॉड का तो काम ही है कि इसको धनात्मक करना। तो मैं तो इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, पहले x1 और x2 की। इसके अंदर x1 है वो x2 कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप गौर करना कि x1 और x2 और यहाँ भी प्लस माइनस x1 और x2, यहाँ पर कितनी कंडीशन बन गई, चार पॉसिबिलिटी बन चुकी हैं। यहाँ पर चार पॉसिबिलिटी बन चुकी हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं इसको आपको एक थोड़ा और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या 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 चीज़ें बनेंगी, यहाँ पे हमारी चार चीज़ें बनेंगी। क्या बनेंगी, या तो देखो x1 पॉजिटिव हो सकता है और हमारा x2 नेगेटिव हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी क्या बनेगी कि हमारा x1 नेगेटिव हो सकता है और x2 भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी बन जाएगी। दूसरी चीज़ क्या बनेगी, x1 हमारा पॉजिटिव है और x2 भी हमारा पॉजिटिव है। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि हमारा x1 भी नेगेटिव है और x2 भी नेगेटिव है, x2 भी नेगेटिव है कि नहीं है? बन सकती हैं चार पॉसिबिलिटी, बिल्कुल बन सकती हैं। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद क्या ध्यान देना आपको, देखो x1 बराबर माइनस के x1, यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो x1 से x1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, x1 बराबर x2, तो x1 और x2 ये तो दोनों बराबर एक ही चीज़ निकल के आ गई, ये दोनों कंडीशन तो एक ही निकल के आ गई कि नहीं आई? ठीक है, यहाँ भी देखना ये माइनस के x1 है, अच्छा अपने ले लिया था क्या? अच्छा माइनस वाला दोनों साइड माइनस ले लिया था, ओके ओके कोई ना कोई ना। तो प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस लेते हैं, ये प्लस ले लेते हैं,
ये क्या करते हैं अपन, x1 हमारा क्या ले लेते हैं यहाँ पर, माइनस का x1 और ये प्लस का x2 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद ध्यान देना कि माइनस के x1 है, यहाँ भी पहुँचा सकता हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ से पहुँचा, तो ये दोनों कंडीशन भी हमारी एक ही हो गई। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ मेरे भाई कि x1 बराबर माइनस के x2 और x1 बराबर x2 प्लस के। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक चीज़ लिख सकते हो आप कि x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2, x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2। देखो x1 के साथ यहाँ भी x1, ये दोनों एक ही है तो एक चीज़ लिख लो, ये दोनों एक ही है तो एक चीज़ लिख लो। तो यहाँ भी x1 पॉजिटिव, यहाँ भी x1 पॉजिटिव, यहाँ भी x1 पॉजिटिव, यहाँ भी x1 पॉजिटिव, तो चारों साइड x1 पॉजिटिव ले लिया। x1 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो हमने एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ले लिया। समझ में सभी को बात, ठीक है, बस इतना समझना था। और उसके बाद अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट याद रख लेना कि जब भी हम मॉड के अंदर की चीज़ें निकालेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में होती हैं, लेकिन यदि मॉड को हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव मुझे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन कि x1 बराबर लिख सकते हैं आप, यदि मैं x1 लेता हूँ प्लस का तो लिख सकते हो प्लस माइनस के x2। तो क्या हुआ, x1 मेरा, x1 के लिए मुझे दो अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक ही नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन एक ही नहीं है, अतः फलन एक ही नहीं। समझाने को मैं वैसे भी समझा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप सभी को ऐसा बैठ जाए दिमाग में कि कोई भी कंफ्यूजन बचे नहीं, एक ही नहीं, ठीक है भाई। चलो, और एक एग्जाम्पल भी दे देना आप नीचे। एग्जाम्पल क्या दोगे आप, एग्जाम्पल देना कि x बराबर मैंने लिया प्लस का 1, तब मुझे क्या होगा, एफ एक्स 1 क्या प्राप्त होगा, आप बोलोगे मॉड के अंदर 1, तो यह हो जाएगा हमारा 1। इसी प्रकार मैंने लिया x के बराबर माइनस के 1, तब मुझे fx2 क्या प्राप्त होगा, fx2 मिल जाएगा मुझे -1 का बराबर प्लस का। तो दोनों ही कंडीशन देखना, fx1 और fx2 तो बराबर हैं, लेकिन x1 और x2 यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। x1 और x2 मेरे भाई क्या है, यहाँ पर अलग अलग हैं। समझ में सभी को क्लियर। चलो, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ fx1 क्या लिख सकते हैं, fx1 बराबर है fx2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के, ठीक है। चल, अब क्या करना है आपको, अच्छा तक तो हमने अभी देख लिया था, अच्छा तक तो नहीं है, तो अच्छा तक नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कौन सा फलन है ये, मापांक फलन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मापांक फलन जो हमारा होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, मापांक फलन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो इसके क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ही पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, ठीक है। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन के लिए मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे अपन कि सह प्रांत के केवल, सह प्रांत के केवल शून्य तथा धनात्मक संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। मैं लैंग्वेज हमेशा सेम ही लिखता हूं जिससे आप सभी को याद हो जाए, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, विद्यमान है। और आगे लिख सकते हो किसी भी ऋणात्मक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसके अलावा किसी भी ऋणात्मक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है।
अतः फलन आच्छादक नहीं। आच्छादक नहीं है। समझ में मेरे भलाई? किसी भी मेरे भाई बहन को कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना समाप्त हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको चिन्ह फलन बोलते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन, देखना ध्यान समझना। इसमें क्या कंडीशन दी गई, इससे डरना नहीं है, इसको चिन्ह फलन बोलते हैं, अपने क्लास 11th में अच्छे से समझा होगा। देखो यदि मैं x का मान 0 से बड़ा लेता हूं तो उस कंडीशन में मुझे x का मान यदि 0 से बड़ा है तो मुझे हर कंडीशन में 1 प्राप्त होगा। यदि x का मान मैं 0 के बराबर लेता हूं तो मुझे 0 प्राप्त होगा। यदि मैं x का मान 0 से छोटा लेता हूं तो मुझे हमेशा क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? जब वास्तविक संख्या कोई भी हो, यदि 0 से बड़ी है तो मुझे पॉजिटिव का प्लस बनेगा, 0 है तो 0 मिलेगा, और 0 से छोटा है तो मुझे -1 मिलेगा, ये मिलेगा। इसके अलावा सह प्रांत की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी की सारी छूट जाएंगी, वो सारी की सारी छूट जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसी वास्तविक संख्या होंगी जिनके हमें पूर्ण प्रतिबिंब मिलेंगे, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। और एक ही की किस लिए नहीं होगा? एक ही की इसलिए नहीं होगा कि भाई कुछ भी लो, यदि मैंने 0 से बड़ी जितनी भी संख्या ली सबके लिए मुझे 1 मिलेगा। अब देखना यहाँ पर भी विजुअलाइज कर लीजिए आप, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 0.1, 0.2 कुछ भी ले ली, ठीक है। यहाँ भी मैंने रैंडमली कुछ भी ले ली, सामने वही वास्तविक संख्याओं का सेट है, यहाँ है वो भाई, हाँ है। देखो बोला है कि x 0 से बड़ा, देख 0 है तो मुझे 0 मिलेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 0 से बड़ा 1 है तो 1 के लिए मुझे क्या मिलेगा, 1 के लिए मुझे 1 मिल जाएगा, ठीक है। 2 के लिए मुझे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। 3 के लिए मुझे 3.1 के लिए 1 मिलेगा, 3.2 के लिए 1 मिलेगा। मतलब कि नीचे जितनी भी संख्या आएंगी सबके लिए मुझे 1 मिलेगा, सबके लिए मुझे 1 मिलेगा। उसमें क्लियर बोला है कि जितनी भी हमारी 0 से बड़ी संख्या उन सभी के लिए x का मान यदि मैंने 1 लिया तो मुझे 1 मिला, 2 लिया तो 1 लिया, 3 मिला तो 3 के लिए 1 मिला, 4, 5, 6, 7, 8 सबके लिए 1 मिलेगा। नेगेटिव के लिए -1 मिलेगा। यदि मैंने -1 लिया तो -1 मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। -2 के लिए -1, -3 के लिए -1। देख पा रहे हो कि बहुत सारे चीज़ें जाके वहाँ मिली है, मतलब कि ये बहुएक ही हो गया, एक ही नहीं है। अच्छा था किस लिए नहीं है, ये तो -3, -2, 2, 3, 4 ये सारी संख्या छूट जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसी अवयव होंगे जिनके हमें पूर्ण प्रतिबिंब मिलेंगे, इसके अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का मुझे पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। सह प्रांत की सारी वास्तविक संख्या छूट जाएंगी -1, 0 और 1 के अलावा। समझ में आया सभी को? चलो बस अब क्या करना है, हो गया काम। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, एक की फलन। तो हम लिख सकते हैं फलन f(x) एक नहीं है, फलन f(x) एक नहीं, या फिर क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है डायरेक्ट लिख देना फलन f(x) एक नहीं है, फलन f(x) एक नहीं है, एक नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूं, यदि x बराबर मैंने लिया, पॉजिटिव के लिए देख लें, ठीक है, x बराबर मैंने लिया 1, तब मुझे f(x) क्या मिलेगा, f(x) मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, f(x) भी मुझे 1 मिलेगा, f(x) क्या मिलेगा मेरे भाई, मुझे 1 मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ओके। उसके बाद f(x) 1, यदि मैंने x2 क्या लिया, मैंने 2 लिया, तथा x2 का मैंने 2 मान लिया, तब मुझे f(x) क्या मिलेगा, तब f(x) आपको फिर से 1 मिल जाएगा, फिर से 1 मिल जाएगा। मतलब कि जितनी भी हमारी धनात्मक संख्या हैं जो 0 से बड़ी हैं उन सब के लिए 1 मिलेगा,
उन सब के लिए 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे क्या हुआ, fx1 और fx2 तो बराबर है, x1 है x2, यहाँ लिखेंगे अपन fx1 बराबर है fx2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के, इसलिए क्या हुआ, एक ही नहीं हुआ। इसलिए क्या हुआ मेरे भाई, एक ही नहीं हुआ। समझ में सभी को क्लियर है? अब अच्छादक भाई कार्य अच्छादक क्या होगा? अच्छादक के लिए तो सिर्फ आपको एक लाइन में लिख देना कि सह प्रांत की केवल 3 वास्तविक संख्याएं, यहां पे लिखना है आपको सह प्रांत की केवल सह प्रांत की केवल 3 वास्तविक संख्याएं, 3 वास्तविक संख्याएं ब्रैकेट में लिख देना कौन कौन सी हैं वो आपके पास है, -1, 0 व 1 का ही वास्तविक संख्याओं, 3 वास्तविक संख्याओं का ही प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, संख्याओं का ही प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसके अलावा किसी भी इनके अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का, किसी भी वास्तविक संख्याओं का किसी भी वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी प्रकार की? चल, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो 3 ही वास्तविक संख्याएं थी उन्हीं का सिर्फ हमें क्या मिला था, उन्हीं का सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिला था मेरे भाई, पूर्व प्रतिबिंब मिला था। इसके अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का हमें पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला था, इसलिए क्या हुआ, ये आच्छादक नहीं हुआ, आच्छादक नहीं हुआ। समझ में सभी को? कोई दिक्कत परेशानी? चलो, ओहो क्या हो गया भाई। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत, किसी भी क्वेश्चन में परेशानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो मेरे भाई। ठीक है, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि जितने भी अपने दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, उन सभी को बताओ कि यहाँ पर एनसीईआरटी को बिल्कुल डिटेल में हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को अटेंड करें। ठीक है, तो सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों का। यदि आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं तो हम एक कंटिन्यू, इस बार तो हम कंटिन्यू रखेंगे और आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, लास्ट में 1 शॉट, ये सारी चीज़ें मैं करता रहूँगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।